हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एससी क्लासेज में। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हमने बोला था कि पिछली क्लास में कि क्या नाम है, आप 12th क्लास की फिजिक्स में एक चैप्टर था, टॉपिक था जिसका नाम था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उसमें हमने केवल डिफिनेशन दी थी। आज हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, कार्यफलन उसका क्या होता है, एक्चुअली में वहां से क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो सब हम पढ़ेंगे। आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़ेंगे, हम वो सब जानेंगे। तो हम थोड़ा सा व्यू लेकर चलते, ओवरव्यू थोड़ा सा। कह रहा था पहले कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने क्या बताया था कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश विकिरण द्वारा ऊर्जा निकालने की घटना, ऊर्जा नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन आप कहेंगे, विकिरण द्वारा इलेक्ट्रॉन निकालने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में हमें बहुत आज नहीं जानना है। केवल हम डिटेल जानेंगे, डीपली जानेंगे कि वर्क फंक्शन वगैरह क्या है, क्योंकि सारी बातें उसी पर डिपेंड है। तो हम इसको हटाते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब है किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, लेकिन किसकी वजह से? प्रकाश विकिरण द्वारा। तो ऐसी इस तरह की घटना को, परिघटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहेंगे। अब हमारे पास था कि कार्यफलन। देखो, इसको जरा गौर से देखना। कार्यफलन, वर्क फंक्शन। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर ये इसमें इसको ऐड करके ऐसे निकाल लो, थोड़ा हमको डिटेल इसको समझाइए। तो हम देखिए क्या समझा रहे हैं आपको। कह क्या रहा है, कोई धात्विक पृष्ठ है, कोई धातु है, इसमें जगह जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन है बाबू, क्योंकि धातु है। धातु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन है, पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। अब जो निचली सतह का इलेक्ट्रॉन होगा वो चारों तरफ से, देखिए इधर 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 इधर, चारों तरफ से क्या है? बंधा हुआ है। यहां पे बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि कोई प्रकाश विकिरण आती है, कोई प्रकाश किरण आती है, तो हमने कहा प्रकाश विकिरण के रूप में चलती है। प्रकाश किसके रूप में चलेगी? विकिरण के रूप में। और हमने हम लोग पढ़ चुके हैं विकिरण के रूप में चलेगी, विकिरण के रूप में चलती है। हमने क्या पढ़ रखा है? इस प्रकाश विकिरण की ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है? hf होती है। जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है। f क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। E क्या है? इसकी एनर्जी है। इसी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू hc बाई लेमडा। अब यानी कि प्रकाश विकिरण के रूप में जो चल रहा है उसके पास खुद की एनर्जी है, मतलब क्यों है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि जो प्रकाश किरण छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उन एनर्जी पार्टिकल के समूह को हम क्या कह रहे थे? फोटॉन। तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है E इक्वल टू H इंटू एफ। E इक्वल टू वही बराबर हो जाएगा hc बाई लेमडा। तो नहीं, एक फोटॉन की ऊर्जा इतनी होती है। हमने कहा कि जब किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो शर्त क्या थी बाबू? शर्त ये थी कि जो है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए थी? हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। जो प्रकाश विकिरण आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए थी, और लेमडा क्या होना चाहिए था? लो होना चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए? वो हाई होनी चाहिए। तो शर्त ये थी कि अगर उच्च आवृत्ति का तथा लो वेवलेंथ का कोई प्रकाश विकिरण, यानी उसका फोटॉन जो आ रहा है वो किसी धातु के पृष्ठ पे टकराएगा और टकराकर वहां से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो यही प्रक्रिया हमारे पास क्या कहला रही थी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कह रही थी। अब देखिए, जो बाहरी सतह का इलेक्ट्रॉन होगा इसको निकालना आसान, ये थोड़ा कठिन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो कह रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब इलेक्ट्रॉन बाबू है तो इसका मतलब वो उसके अंदर बंधा हुआ है, इसका मतलब उसके पास खुद की एनर्जी है। और इसका ये क्या है? धातु है। धातु क्या होते हैं? जिनके पास क्षमता होती है धन आयन बनाने की। अब इसके पास कुछ ऊर्जा होगी, देखिए ध्यान सुनना, इसके पास कुछ ऊर्जा होगी। अब उस ऊर्जा के विरुद्ध, यानी कि ये आया, अब इसकी ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा देगा तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
तो जो ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है, जिस ऊर्जा से यहाँ पे बधा हुआ है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, कार्य फलन। अब इस कार्य फलन में दो चीजें आएंगी, देखिए। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जस्ट जब यहां आएगा सतह पे, कहां पे आएगा, सतह पे। जैसे सतह मतलब सरफेस पे पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। अब देखिए, ये सतह छोड़ने वाला है, और जहां सतह छोड़ी जाती है, मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वहां क्या बनता है, धनायन। इसका मतलब धीरे धीरे यहां क्या बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब बाहर जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो इसकी सतह पे यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन पार्शियल निगेटिव, यानी बाहर जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इसके पास पहले से एनर्जी मौजूद थी। पहली बात तो कि यहाँ पे एनर्जी इसकी मौजूद थी, जिसको हम वर्क फंक्शन कह रहे थे। अब वही वर्क फंक्शन कहां कहां यूज होगा, वो पूरा वर्क फंक्शन टोटली कौन सी एनर्जी होगी, वही हम देखेंगे। ये हमने कहा कि इसके पास पहले से एनर्जी मौजूद थी, पहले से ऊर्जा निश्चित है। हर पदार्थ में, हर इलेक्ट्रॉन के लिए निश्चित ऊर्जा है, ऊर्जा निश्चित है। अब इसके बाद यहां प्लस आयन और ऋण आयन, देखिए धनायन और ऋण आयन, जहां प्लस और माइनस यानी कि दो ध्रुव मिलकर बनते हैं, वहां कौन सा काम करता है, वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल काम करता है, वैद्युत आकर्षण बल। और वैद्युत आकर्षण बल जब काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहेगा, और ये धनायन नीचे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच पॉजिटिव आयन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऋण आयन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा, नहीं तुम हमारे पास आओ। इसका मतलब काफी मजबूती से खींचेगा। इसका मतलब है जो ऊर्जा यहाँ पे दी जा रही है, उसका कुछ पार्ट इसको हटाने में खत्म हो रही है ऊर्जा। मतलब इसके पास जो ऊर्जा थी, ये तो है, इसके पास ऊर्जा थी, बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन अब जैसे सतह पर आता है तो उसके सतह पर क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और जब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो इस ऊर्जा का कुछ पार्ट इसको बैलेंस करने में भी तो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं क्या, वेस्ट एनर्जी। जिसको हम क्या कह रहे हैं, वेस्ट एनर्जी। अब यही वेस्ट एनर्जी और टोटल, इसको जो हमारे पास वर्क फंक्शन, दोनों को ऐड कर लिया जाए और उसमें से निकाल दिया जाए, किसमें से, जो इसकी विकिरण की ऊर्जा है, वही हमारी क्या होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन जो यहां से बाहर निकलेगा, वो क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम वाली काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए आइंस्टीन ने इक्वेशन दिया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास विकिरण की ऊर्जा है, मान लीजिए ई है, इधर इधर मान लीजिए 5 वर्क फंक्शन, ये क्या है, मान लीजिए वेस्ट एनर्जी है, वेस्ट एनर्जी। तो जो ऊर्जा बच जाएगी वही तो बाहर निकल के जा रही है, तो वही क्या कहला रही है, काइनेटिक एनर्जी कहला रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम इसकी बच रही है, वो कितनी बच रही है, जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर विकिरण आ रहा है। अब मान लीजिए इसको चाहिए केवल कि भैया हमें दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिल जाए ऊर्जा, तो हम बाहर निकल चलेंगे खुशी खुशी। अब लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इसको मिलती है, ये सतह पर तो आ रहा है, निकलना चाह रहा सतह से, लेकिन तब तक क्या होगा, जैसे जैसे निकलना चाहेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पे क्या, निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। उस आकर्षण बल को बैलेंस करने के लिए, यानी उसके विरुद्ध अब हमको एक कार्य करके यही बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि हमें कुछ ऊर्जा और वेस्ट करनी पड़ रही है। यानी कि हमें मान लीजिए वेस्ट एनर्जी हमने रख दिया कि चलो भैया 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हमारे पास वेस्ट हो गई। तो कह रहे हैं कितनी ऊर्जा बच गई जो अब बाहर निकल गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऊर्जा लेकर अब बाहर निकल रहा है, वो ऊर्जा कहां से निकालेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन और 10.5 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.5। देखिए 8.0 माइनस 2.5, अगर हम इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5, 7 से 2 चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कितनी बच गई, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो हमारे पास ये मैक्सिमम बच गई, और यही ऊर्जा लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसी को हम कह रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही विकिरण की ऊर्जा में से हम कौन सा, वर्क फंक्शन वाला और वेस्ट एनर्जी दोनों को ऐड करके घटा रहे हैं। इन दोनों को ऐड करके अगर हम विकिरण की ऊर्जा से घटा दें तो हमें क्या मिलेगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितनी मैक्सिमम गतिज ऊर्जा लेकर वो गया है बाहर। ये बात समझ में आ रही है। तो कहने का अर्थ है कि वर्क फंक्शन का मतलब है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन
अब इस धातु पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, वही उसका क्या है, वर्क फंक्शन है। यानी कि विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वही क्या है, कार्य फलन, वही वर्क फंक्शन। हमने ये डिफिनेशन पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इसके पास पहले से कुछ एनर्जी मौजूद है, वही उसका क्या है, कार्य फंक्शन। इसने कहा कि हम इतनी ऊर्जा देंगे, ये कह रहा है कि भाई हमको 1 रुपए का आवश्यकता, अगर 1 रुपए से ज्यादा हमको मिल जाएगा तो हम बाहर चलेंगे भाई तुम्हारे साथ दुकान पे। तो कहता है ठीक है। जैसे इसको 1 रुपया निकलता मिलता है तो ये बाहर आना चाह रहा था, तो दूसरा वाला बगल वाला मिल गया, कहा कि हमको भी कुछ ना कुछ दे दो, तो कुछ ना कुछ ऊर्जा ये लेगा। तो टोटल इसकी एनर्जी दोनों को अगर ऐड करके इसमें से निकाल दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा कि कितनी ऊर्जा तुम लेकर बाहर गए, कितने पैसे तुम लेकर बाहर गए हो। अब तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो आइंस्टीन का इक्वेशन यही से उत्पन्न होता है कि आइंस्टीन ने कहा कि हाँ बबुआ, माना क्या है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकल रही है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि जो विकिरण की ऊर्जा है उसमें से हम वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे। अब वर्क फंक्शन केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत कर देना भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साथ साथ में 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा जो ये आकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है उसको बैलेंस करने में वेस्ट जो हो रहा है, यानी कि इसके विरुद्ध हमको कुछ ना कुछ ताकत लगाकर इसको खींचना पड़ रहा है, यानी कि ऊर्जा नष्ट हो रही है, हमारी वेस्ट हो रही है। उन दोनों ऊर्जा को हमको जोड़ कर अगर हम टोटल इसमें से निकाल दें विकिरण की ऊर्जा से, तो हमें मिलेगा कि कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन हम लेकर बाहर गया है। यहां तक बात समझ में आ रही है। तो के मैक्स इक्वल टू कितना हो गया, ई माइनस फाइव, यानी ये क्या है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा है। ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा है। ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा, विकिरण की ऊर्जा है। और फाई क्या है, कार्य फलन है। क्या है, कार्य फलन। तो आइंस्टीन का पहला इक्वेशन समझ में आया कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जा रहा है, कि जो बाहर जा रहा है वही उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी, ई माइनस फाइव। अब इसको आगे हम लेकर चलेंगे। तो के मैक्स हमने पढ़ा, क्या पढ़ लिया कि के मैक्स बराबर हमारे पास आ गया ई माइनस फाइव। अब ई इक्वल टू हमारे पास कितना है, एक इक्वेशन और मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। के मैक्स बराबर हो जाएगा आपका ई इक्वल टू कितना होता है, एच एफ। तो एच एफ डालिए, माइनस कितना है, फाइव। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक इक्वेशन ये भी मिल जाएगा। तीसरा इक्वेशन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, एस सी बाई लेमडा हो जाएगी, माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास 3 वैरायटी के इक्वेशंस आ गए। आइंस्टीन भाई साहब ने दिया कि हमारे पास 3 इक्वेशन है। अभी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पढ़ेंगे, वहां पे हम कुछ और इक्वेशन देखेंगे आइंस्टीन के। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अब बच रही, जिस ऊर्जा से अब इलेक्ट्रॉन बाहर भाग रहा है, यहां सतह से ऊपर आ चुका है, वही उसकी क्या होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। वो कहां से आई बाबू, जो विकिरण ऊर्जा हमने दी वो क्या हुई, कुछ भाग एनर्जी जो लेकर कौन निकल रहा है, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन के पास, उसको ट्रांसफर करने में कुछ ऊर्जा व्यय हुई। और साथ में जैसे ही सतह पर आ रहा है तो उस समय धन आयन और ऋण आयन के बीच एक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल को नष्ट करके हमको बाहर जाना है। तो हमको मतलब यह है कि कुछ न कुछ हम ऊर्जा और नष्ट कर रहे हैं। उन दोनों को जोड़कर हम अगर इसकी ऊर्जा से घटा दें तो हमारे पास शेष बच जाएगा, कौन सी ऊर्जा हमारे पास बची है। तो ये था हमारे पास की कार्यफलन क्या था। कार्यफलन हमने परिभाषा बताई थी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाए, वही क्या है, हमारे पास कार्यफलन कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। तो पूछा गया फिर कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आखिरकार क्या हुई, जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर निकल रहा है वो कहां से आई। जबकि हमने कहा कि के मैक्स देखिए क्या है, ई माइनस फाइव, वर्क फलन को केवल घटा रहे हैं, लेकिन वेस्ट एनर्जी नहीं हम दिखा रहे हैं। वेस्ट एनर्जी एक्चुअली में क्या था कि हम फाइव को निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ये निकल रहा है तो ये ऊर्जा यहाँ पे वेस्ट भी हो रही है। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल कार्यफलन आ रहा है। इन टोटल वर्क फंक्शन कहां से आ रहा है कि जो इसके अंदर ऊर्जा मौजूद थी और ये धनायन ऋणायन को बैलेंस करने में जो ऊर्जा वेस्ट हो रही, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें हमारे पास टोटल आ रहा है क्या है, वर्क फंक्शन इतना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो हम थोड़ी सी आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आइए थोड़ी सी आगे बढ़ा जाए। तो इसमें टिप्पणी लिखने के लिए आती है कि कार्यफलन क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब चीजें आप में है। टिप्पणी करने के लिए आएगा बाबू, लिखना है। यूपी बोर्ड वालों, हिंदी मीडियम आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, बढ़िया बढ़िया से देखिए, आराम से देखिए, बढ़िया से नंबर लेकर आइए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसके कि हमारे पास क्या है। अब देखिए हमने क्या कहा कि अगर थोड़ा सा डीपी बता दूं
अगर मान लीजिए कैथोड ट्यूब है, ये कैथोड ट्यूब ले लें, कैथोड ट्यूब विसर्जन नलिका, आप पढ़े इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति कैसे होती है। यहां पे लगा दें हम कैथोड, यहां पे लगा दें एनोड। ये क्या कहा हमने बाबू, ये लगा दिया हमने कैथोड, ये लगा दिया बाबू हमने एनोड, ठीक है ना। अब इसको ऐड कर दिया जाए यहां पे रियोस्टेट, क्या है रियोस्टेट, तो क्या होता है देखिए, अब कैथोड है, कैथोड क्या होता है नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब देखिए प्रकाश विकिरण डाली जा रही है इस पे, शुरुआत में प्रकाश विकिरण आई, यानी इस प्लेट पे प्रकाश विकिरण आई। कौन सी आ रही है विकिरण, विकिरण अपनी ऊर्जा खुद लेकर आ रहा है। विकिरण की ऊर्जा E इक्वल टू कितनी होती है HF, यही बराबर होता है SC बाई लेमडा। इतनी ऊर्जा लेकर विकिरण खुद आ रहा है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये देखिए निगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, आगे मूव करेगा, क्योंकि ये धन आयन है, ये ऋण आयन, तो ऋण आयन क्या होता है धन आयन की तरफ आकर्षित होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, तो एक परिपथ पूरा होता है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोला जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। और जिसकी वजह से इसमें क्या होती, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ रहे हैं, करंट इधर से इधर दौड़ेगी। अब इसकी वजह से यहां जो धारा प्रवाहित हो रही है ये आई क्या कहलाएगी, फोटो करंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू, फोटो करंट कहलाएगी। तो चलिए हमने मान लिया कि ये फोटो करंट है, ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम विकिरण की स्पीड को यानी तीव्रता को दोगुना कर दें तो इसमें जो बहने वाली धारा हो जाएगी वो दोगुनी हो जाएगी। लेकिन अगर, ध्यान सुनना, अगर इसके प्लेट को अगर हम ऋण विभव दे दें, देखिए अब चूंकि ऋण विभव एक सीमित तक, जब जब यहां पे हम कह रहे हैं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज इसको दिया जाए या इसको दिया जाए। अब ध्यान से सुनना, यहां से प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहां पे पहले धन आवेश दे दें, क्या दे दें, धन विभव उत्पन्न करा दें। तो चूंकि यहां धन विभव उत्पन्न करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे आ रहे हैं और तब भी आते रहेंगे, धन आया ना, इसको खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, लेकिन इसके विभव पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहे क्या, यानी कि इस समय जो है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो दुगनी स्पीड से यानी काफी तेजी से यहां जा रहे हैं, मतलब फोटो करंट की स्पीड जो हो रही है यानी फोटो करंट का मान जो हो रहा है बढ़ रहा है। यानी अधिकतम जो धारा बहेगी जब यहां हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव विभव उत्पन्न कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं। तो इसी टाइम जो धारा जो हमारे पास इस समय इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, जब यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहा है, जैसे विकिरण हमने डाला तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा यानी कि हमारे पास फोटो करंट उत्पन्न होती जाएगी। तो जो इस समय धारा बह रही है, जो इस समय धारा बह रही है, इसको हटा दे रहे हैं, जब जो इस समय धारा इसमें बह रही है इसी को बोला गया सैचुरेटेड करंट। क्या बोला गया कि मैक्सिमम धारा इस समय उत्पन्न हो रही है, इसी को हम कह रहे हैं सैचुरेटेड करंट। अब देखिए अगर हम यहां धन विभव उत्पन्न करते जाएं तो हमारे पास क्या है, देखिए धन विभव है, धन विभव, और धन विभव इलेक्ट्रॉन पहले से भी वैसे ही आ रहा है। धन विभव यानी कि हमने कहा वी, हमने रख दी वी नॉट कर दीजिए पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसका मतलब है पॉजिटिव पोटेंशियल हमने यहां लगा दिया। जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल हमने लगाया, यहां पे धन आवेश पहले था और भी धन आवेश बढ़ गए। अब इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तब भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं, लेकिन क्या है कि फोटो करंट दुगनी हो जा रही है, ज्यादा स्पीड से। अब इस समय हम प्रकाश विकिरण को दोगुनी स्पीड से यहां तीव्रता से डालें तो दोगुनी स्पीड से यहां से करंट भी फ्लो होगी, लेकिन हमारा थोड़ी ये बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट, अगर इसके अपोजिट हम थोड़ी सी बात कर लें, इसके अपोजिट अगर हम यहां निगेटिव पोटेंशियल, यहां पे क्या है निगेटिव पोटेंशियल जनरेट कर दें। अब देखिए निगेटिव, ये भी निगेटिव,
इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, यहां नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव जो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, यहां निगेटिव पोटेंशियल हमने दे रखा है। अब जो कह रहा है निगेटिव पोटेंशियल देने के तुरंत बाद यहां निगेटिव निगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। अब इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने दे रहा है, मतलब धीरे धीरे करंट को क्या कर रहा है, धीरे धीरे निगेटिव पोटेंशियल हम क्या दे रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं। पोटेंशियल मतलब ऋणात्मक विभव उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, ऋणात्मक विभव उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऋणात्मक विभव उत्पन्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव नहीं कर रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब ध्यान सुनो, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन दौड़कर यहां आ रहा था, परिपथ पूरा कर रहा था, तो करंट फ्लो करा रहा था। अब जो है करंट, अब पूरा इलेक्ट्रॉन परिपथ नहीं पूरा करा रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, वापस जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे करंट जो होती है, क्या होती है, रुक जा रही है, धीरे धीरे धारा का मान कम हो रहा है। अब हम नहीं कहेंगे अचानक शून्य हो जाएगा, नहीं, अचानक शून्य नहीं होगा। पहले क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो फोटो करंट जो है, हमारे पास जो करंट है उसका मान धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। और इस तरह धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ का जो करंट यहाँ पे बह रही थी, फोटो करंट जो चल रही थी, उसका मान कितना हो गया, शून्य हो गया। किसकी वजह से, इस ऋणात्मक विभव की वजह से। यानी ऋणात्मक विभव निगेटिव पोटेंशियल देने के बाद यहां करंट जो हो जा रही है, शून्य हो जा रही है। धीरे धीरे कर घटते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा पूरा शून्य हो जा रही है। तो जब शून्य हो जा रही है, किसकी वजह से, ऋणात्मक विभव की वजह से, तो इसी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी इसी ऋणात्मक विभव को हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को कट ऑफ पोटेंशियल बोला जाता है, संस्तब्ध विभव बोला जाता है, और निरोधी विभव भी बोला जाता है। तो हमारे पास क्या है, हेडिंग क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो निरोधी विभव, इसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, या इसी को बोला जाएगा कट ऑफ पोटेंशियल। हिंदी में बोला जाएगा संस्तब्ध, संस्तब्ध विभव। करेक्ट। कब ये हो रहा है, ये मान लीजिए प्लेट एनोड यानी कैथोड के सापेक्ष जब हम क्या कर रहे हैं, एनोड को निगेटिव पोटेंशियल जनरेट करा के दे रहे हैं, यानी इसको निगेटिव पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं। तो निगेटिव पोटेंशियल पे ले जाने पर ये क्या, धीरे धीरे इसमें प्रतिकर्षण होता है। तो धीरे धीरे प्रतिकर्षण होता है, तो यहाँ करंट आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ आना बंद कर देते हैं। तो जैसे जैसे इसका मतलब है, जैसे जैसे हम निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, जो करंट जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन यहां आने थे, अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहे बल्कि वापस हो रहे हैं। यानी धीरे धीरे हमारे पास क्या हो रहा है, करंट का मान लो होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन वापस हो जाते हैं, कोई भी यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर जो हमारे पास हो गई, करंट शून्य हो जा रही है। तो कह रहा है कि P2 यानी कि हमारे पास जो प्लेट है, एनोड के कैथोड के सापेक्ष एनोड के पास जो ऋणात्मक विभव जो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट जीरो हो जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, करंट जीरो हो जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, निरोधी विभव कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, निरोधी विभव कहेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, कैथोड के सापेक्ष वह ऋणात्मक, और एनोड का लिख दे रहे हैं, पूरा लिख दे रहे हैं परिभाषा, सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक विभव, विभव जिसकी वजह से धारा शून्य हो जाए, क्या कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। क्या कहला रहा बाबू, निरोधी विभव कहलाता है। ध्यान से इसको लिखना बाबू, एक एक चीज आती है एग्जाम में, सब आते हैं कि पूछता है निरोधी विभव पर टिप्पणी लिखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर टिप्पणी लिखिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कह रहा है कि जब हम जनरेट करते हैं यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल, तो धीरे धीरे यहाँ इलेक्ट्रॉन जो आने थे,
अब धीरे धीरे वापस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। अब इलेक्ट्रॉन वापस जाना शुरू करता है, तो इलेक्ट्रॉन पूरा परिपथ अब नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ करंट धीरे धीरे घटती जा रही है। लेकिन हाँ, एकदम तुरंत शून्य नहीं होगी। क्यों नहीं शून्य होगी? क्योंकि जिनके पास कम गतिज ऊर्जा है, सबके पास देखिए हर इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा अलग अलग है। अब जिनके पास गतिज ऊर्जा कम है तो वो तो तुरंत वापस हो गए, रुक गए। लेकिन अभी भी जिनके पास कुछ ज्यादा ताकत थी, ज्यादा गतिज ऊर्जा थी, वो यहां तक जा रहे हैं। अब जैसे जैसे इसको पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो ये अधिक गतिज ऊर्जा वाले भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होंगे? रुकना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऋणात्मक विभव किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है? अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्योंकि माइनस वाले जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे तो पहले से ही वापस हो गए, जैसे आपने यहां जनरेट किया। इसका मतलब है कि पहले लो जो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे किसी तरह यहां से आ रहे थे, अब जैसे आपने यहां रखा वो तुरंत वापस हो गए, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, लो है। तो जैसे यहां इसकी एनर्जी ज्यादा दिखेगी तो कहेगा भैया हमारे बस की बात नहीं है तुम्हारा सामना करना है, हम तुम्हें फेस नहीं कर सकते, तो ये वापस हो जाता है। तो लो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पर इतना इफेक्ट ये नहीं डालता, बल्कि डाल किसके रहा है? ऊपर। अब जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले यहां पे होंगे, जिसके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, वो तो सामने चलेंगे ना, धड़ धड़ आएंगे, चलो हम चलते हैं। लेकिन जैसे यहां आते हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ऋणात्मक विभव का मान क्या कर रहे हैं? धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग जनरेट हो जाता है, ये के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा से ज्यादा कर देता है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी आना यहाँ बंद कर देते हैं। जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आकर आना यहाँ बंद कर देते हैं, यानी कि परिपथ अधूरा रह जाता है। इसका मतलब तुरंत वहां पे जो है धारा क्या हो जा रही है? एकदम से लो हो जा रही है, एकदम जाकर धीरे धीरे क्या हो जा रही है? शून्य हो जा रही है। तो किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है निरोधी विभव, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल? वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, जो कि लो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है। यहां तक अगर बात समझ में आ रही तो आगे बढ़े। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहे हैं, ये लो वाले तो यहीं जाकर बेचारे रुक गए, वो नहीं जा रहे हैं आगे। क्योंकि भाई अगर हमारे पास इनके पास क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, अगर यहाँ पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब तो ये सामना करने के लिए तैयार है, चलो भाई बराबर बराबर का मुकाबला होगा। लेकिन जैसे यहाँ ज्यादा पोटेंशियल हमने दे रखा कि नहीं, विरोध करने वाला 4 लोग और तुम बेचारे अकेले हो, तो तुम ऐसे भी वास्तव में भाग जाओगे, नहीं मुझे नहीं जाना भाई। तो यानी कि यहाँ पे ज्यादा जो होगा उसका सामना करने के लिए यहाँ जो ज्यादा वाला होगा वही तो आएगा। तो इसका मतलब है लो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन पहले ही वापस हो जाते हैं। अब जैसे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल है हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, तो जो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है अधिकतम गतिज ऊर्जा के, वो भी धीरे धीरे वापस आना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रतिकर्षण काफी तगड़ा लगाएगा, और जब काफी तगड़ा लगाएगा तो धीरे धीरे इसका मतलब है यहाँ पे इनकी गतिज ऊर्जा वापस होती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वापस हो रहा है, तो सीधा सा अर्थ है यहाँ धीरे धीरे करंट लो होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ की धारा यानी जो फोटो करंट है पूरी तरह से बिल्कुल एकदम जीरो हो जाएगी। और जैसे ही वो जीरो हो जाएगी, यही ऋणात्मक विभव क्या कहलाएगा? हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यही पोटेंशियल स्टॉप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को आने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो बाबू क्या होगा? परिपथ पूरा नहीं होगा। जब परिपथ पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब धारा नहीं बहेगी, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, और धारा का प्रवाह रुक जाने का मतलब धारा अब एकदम शून्य हो गई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। वास्तव में एनोड के सापेक्ष हम ले जा रहे हैं, एनोड की तरफ नहीं, कैथोड की तरफ नहीं ले जा रहे बल्कि एनोड की तरफ ले जाए, तो कैथोड के सापेक्ष एनोड पर वह ऋणात्मक विभव जिस पर इसमें बहने वाली धारा का मान यानी फोटो करंट का मान शून्य हो जाए, उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव कहते हैं। तो इसका मतलब हम इसकी सहायता से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, कि मैक्स का मतलब ही हो गया हमारे पास। अब हम निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उसका आवेश E है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लेते हैं V0 है, तो K मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये क्या है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। किसकी? अधिकतम गतिज ऊर्जा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ई क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। V0 क्या है? हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब है कि अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी थी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो ना,
कि मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, क्योंकि यही वी नॉट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं। तो यही दोनों मिलाकर क्या कर रहे हैं, किसको रोक रहे हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। तो यानी कि हमें अगर स्टार्टिंग पोटेंशियल दे रखी है तो हम मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। आइए फिर चलते हैं कि हमारे पास अब नया टॉपिक इसमें क्या है। वो टॉपिक का नाम है, क्या नाम है बाबू, दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम कई तरीके से आइंस्टीन इक्वेशन को जनरेट करेंगे, यानी कि हम लोग सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने का मतलब व्यंजक प्राप्त करेंगे। वो सब चीजें आप में आती हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन को निगमित कीजिए। तो आइए उसको भी देखते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा। वर्क फंक्शन में एक्चुअली में क्या हुआ था, वहां से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस तरह निकाली गई थी, वो भी हमने देखा। अब हम चल रहे हैं दहली आवृत्ति। क्या कर रहा है, दहली आवृत्ति। देखिए हिंदी में कितना सुंदर नाम है सुंदर नाम। आइए, नाम क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड। इंग्लिश में नाम अच्छा लग रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अब देखना। ये हमने बनाया धातु। धातु के सतह पे क्या है, पृष्ठ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हर जगह इलेक्ट्रॉन ही तो भरे पड़े हैं। अब प्रकाश विकिरण आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्च आवृत्ति का शर्त थी, आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, उच्च आवृत्ति की। तब जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करके जंप करके बाहर आ रहे हैं। और बाहर आ रहे हैं किस ऊर्जा से आ रहे हैं, कि मैक्स से बाहर आ रहे हैं। कौन सी ऊर्जा से बाहर आ रहे हैं, इतनी ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है कि अब उच्च आवृत्ति का मतलब कई हजार भी होता है, हो सकता है 50 हर्ट्ज की आवृत्ति हमने दी, यहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो मिनिमम कितने दी हमने, 50। अब उससे ऊपर 100 भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो, लेकिन 50 से कम नहीं देनी है। शर्त हो जाएगी अब कि 50 से नहीं देना। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में क्या है, जाते हैं एग्जाम देने, आपका पेपर मान लीजिए इंटर में मान लीजिए आपका कितना आता है, रिटर्न मान लीजिए फिजिक्स में, फिजिक्स का रिटर्न है एग्जाम, तो 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, तो 70 नंबर का पेपर है आपका। आपको करना क्या है कि अब कर 70 है हमारे पास, तो इनमें मिनिमम मान लीजिए हमें पाना है कितना, 25 नंबर। मान लीजिए मिनिमम हमको चाहिए 25 नंबर, मिनिमम चाहिए 25 नंबर। अब 25 से ज्यादा दे सकते हो, 26 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, 65 भी ले सकते हो, 70 भी ले सकते हो। लेकिन 25 से कम नंबर आएगा तो बाबू क्या होगा, आप पास नहीं माने जाओगे। तो अगर 25 से कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब 25 हो जाएगा या 25 से ऊपर हो जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 25 की। तो कह रहा है कि उच्च आवृत्ति का हमें शर्त है कि भाई हाँ उच्च आवृत्ति का चाहिए, यहाँ पे जो विकिरण है उसकी आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे उसमें मिनिमम कौन सी होगी, उतने उच्च आवृत्ति में कई आपका रेंज होगा, उस रेंज में कौन सी सबसे मिनिमम होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, वही क्या हमारी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ध्यान समझो। तो उच्च आवृत्ति में कह रहा है कि जो सबसे मिनिमम या सबसे न्यूनतम आवृत्ति का जो है विकिरण है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या तो हम कह रहे हैं जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए जिम्मेदार वह न्यूनतम आवृत्ति, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है वही क्या है, दहलीय आवृत्ति। तो हम इसको डिफिनेशन में लिखते हैं पहले कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी वजह से, जिसकी वजह से, बाबू इसे बनाकर लिख रहा हूं, लिखना है आपको, जिसकी वजह से धातु के पृष्ठ से न्यूनतम आवृत्ति किसकी बाबू, विकिरण की। हमने इसीलिए लिखा ये किसकी न्यूनतम आवृत्ति बात कर रहा है, विकिरण की। तो यहां पे है न्यूनतम आवृत्ति यानी किसकी, विकिरण की। तो हम विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसकी वजह से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। उन्हें क्या कर रहे हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं।
या तो इसकी दूसरी डिफिनेशन, विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति, विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू, देहली आवृत्ति कहते। कहने का अर्थ क्या है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो बाबू, हमने एक डेफिनेशन लिखी, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो याद हो जाए, जो भी तैयार हो जाए, वो एग्जाम में आपको लिखना। लेकिन शर्त यह है कि आपको यहां इस तरह बनाकर आपको दिखाना होगा कि न्यूनतम आवृत्ति जो है, जिस न्यूनतम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है, धातु पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, वही आवृत्ति उसकी क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति। यानी कि हमारे पास क्या था, इसकी E इक्वल टू HF। यह जो है न्यूनतम आवृत्ति, यही न्यूनतम आवृत्ति को कह रहा है, न्यूनतम आवृत्ति जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसे क्या कह रहे हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। अब आइंस्टीन ने कहा अच्छा ठीक है, इससे हम एक इक्वेशन भाई दे रहे हैं, उसके लिए आगे आइए देखते हैं। तो कहा क्या इन्होंने, ये हटा दें, चले ना, आइए। तो इसमें डिफिनेशन हो गई। अब थोड़ी सी हम बात कर लें आइंस्टीन इक्वेशन। इसमें उन्होंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को इमिट होना है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है, तो हम कह रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए क्या क्या कंडीशन है, निकलने के लिए क्या होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, जो एनर्जी है विकिरण की ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होना चाहिए, फाई के। ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा है, हम लिख रहे हैं ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा है। ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा। फाई क्या है, कार्यफलन मतलब वर्क फंक्शन। हमने जाना यहां ई इक्वल टू, हमने विकिरण की पढ़ा था HF, और ई इक्वल टू होता है SC बाई लेमडा। क्या होता है, SC बाई लेमडा, दोनों चीजें होती हैं। तो इन्होंने कहा हम इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाई। इन्होंने कहा अगर F ले तो ये बराबर किसके हो जाएगा, फाई बाई H। और इसी फाई बाई H को इन्होंने कहा हम इसको क्या मानेंगे, F नॉट, यानी न्यूनतम आवृत्ति मानेंगे। न्यूनतम आवृत्ति मानेंगे, क्या मानेंगे बाबू, न्यूनतम आवृत्ति मानेंगे। तो जो फाई बाई H आ रहा है, इसको इन्होंने जो F यहां से निकला, तो फाई बाई H को इन्होंने कहा F नॉट माना, तो इसी को कहा इन्होंने न्यूनतम आवृत्ति। इसी न्यूनतम आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी को इन्होंने क्या कहा, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति। तो रखिए, इसमें रखिए क्या है, E के मैक्स इक्वल टू क्या होता है, E माइनस फाई। E की वैल्यू कितनी होती है, HF माइनस फाई के आपने निकाला, फाई इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, HF नॉट। तो यहां से हमारे पास के मैक्स निकलकर क्या आएगा बाबू, ये HF नॉट हो जाएगा, H कॉमन ले लीजिए, F माइनस F नॉट हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन इनका किसका है, ये आइंस्टीन समीकरण है। ये कौन सा है, आइंस्टीन समीकरण, आइंस्टीन समीकरण। इसी को क्या बोला जाएगा, आइंस्टीन समीकरण बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए जो विकिरण की ऊर्जा है, वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। तो यहां से इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि चलो भाई, विकिरण की ऊर्जा होती है HF इज ग्रेटर देन इक्वल टू वर्क फंक्शन को होना चाहिए। कहा उनके बराबर का चिन्ह अगर लेकर देखें तो क्या होगा, F इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, फाई बाई H। तो इसका मतलब फाई बाई H को इन्होंने कहा F नॉट, अगर यहां से फाई निकाला जाए तो H इंटू F नॉट हो जाएगा, H इंटू F नॉट हो जाएगा। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन इन्होंने पहले दिया था कि K मैक्स बराबर E माइनस फाई होता है। अब उसमें टोटल वैल्यू रखें, E की जगह HF रखेंगे, फाई की जगह आप क्या रखेंगे, HF नॉट रखेंगे। तो हमारे पास आ गया अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर कितनी होती, H इंटू F माइनस F नॉट। F नॉट क्या है, न्यूनतम आवृत्ति है, ये विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति है।
तो इसका मतलब है हमारे पास न्यूनतम आवृत्ति जो है प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट घट रहा है, ऐसी घटना घट रही है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हो रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, दहली आवृत्ति कह रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई। हम देखिए थोड़ा सा इसको रफ करेंगे, हटाएंगे। चलो भाई डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट कर रहे हैं तो थोड़ी देखिए ग्राफ थोड़ा देखिएगा। ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स, यहां से देखिए, यहां से देख ले रहे हैं, y इक्वल टू ये क्या है, एम एक्स प्लस सी से तुलना करें, सी से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या आ रहा है, देखिए यहां पे हम लेकर आ रहे हैं इसको, तो हम एक लाइन खींचेंगे, ये क्या है कि मैक्स है, ये क्या है, एफ है, फ्रीक्वेंसी के बीच। तो देखिए क्या आ रहा है, एफ एच एफ जो है कहां जा रहा है, निगेटिव पर जा रहा है, तो मतलब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये कितना आ रहा है, माइनस एच एफ नॉट आ रहा है, और यहाँ पे जो स्लोप इसका है, जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, एच आ रहा है। तो ये दलही आवृत्ति जो है और आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में ग्राफ आ रहा है। तो हमारे पास दहली आवृत्ति पूछेगा तो हम दहली आवृत्ति का यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी उनके बीच उनका क्या नाम डेफिनेशन उसकी लिखेंगे, और उसके बाद हम एक डेरिवेट करके लाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा, वो आइंस्टीन इक्वेशन लिखेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। तो टोटल ये दो नंबर का आपका फिक्स है, चाहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ देगा आपका। यहां तक बात समझ में आ गई हो, फिर आगे बढ़ा जाए। यहां तक समझ में आया, चलिए अब देखिए, हमने कहा था आवृत्ति इसकी उच्च होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो सबसे मिनिमम ऊर्जा मिनिमम आवृत्ति होगी उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब अगर यहां आवृत्ति उच्च की है तो इसका मतलब लैम्डा क्या होगा, निम्नतम होगा। तो वेवलेंथ के बारे में अभी इन्होंने कहा, तो उसका नाम इन्होंने दिया कि चलो भाई आ जाते हैं, थोड़ी सी काम करते हैं, आते हैं किस पे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे, यानी दहली तरंग दैर्ध्य पे। किस पे आते हैं बाबू, दहली तरंग दैर्ध्य पे। तो आ जाते हैं दहली तरंग दैर्ध्य, नाम है दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, अब उसके बारे में जानेंगे। अब कह रहा है क्या कि इसका मतलब क्या था कि विकिरण के रूप में प्रकाश आया और इलेक्ट्रॉन को यहां डिस्टर्ब करके, इलेक्ट्रॉन को यहां से डिस्टर्ब करके वही बाहर भगा ले गया। चलो भैया, जो बाहर लेकर गया वही उसकी क्या थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कब ये हुआ, जब ये प्रकाश विकिरण के रूप में आया। तो कहा यहाँ पे उच्च आवृत्ति का होना चाहिए था, उच्च आवृत्ति का होना चाहिए था, लेकिन उच्च आवृत्ति में जो सबसे मिनिमम होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कह रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या कह रहे थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का हो रहा था, बाहर निकल रहा था। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास निकला था E इक्वल टू एच एफ, और E इक्वल टू निकला था एच सी बाई लेमडा। तो यहां से हम देख रहे हैं E इज प्रोपोर्शनल टू एफ है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है। तो इसका मतलब अगर इसका दोनों को हम मिलाकर देखें तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आएगा। देखिए इसका मतलब है अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो ये लेमडा क्या होगा, मिनिमम होगा, अगर लेमडा मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगी। तो कह रहा है कि इसका मान अगर मिनिमम है तो इसका मतलब इसका मान मैक्सिमम है। तो कहने का अर्थ है कि आवृत्ति उच्च है, इसका मतलब मान क्या है, इसका लो है। लेकिन अगर कह रहा है, देखिए दोनों को अगर हम बात करें तो कह रहा है कि ऊर्जा जिसकी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका वेवलेंथ क्या है, कम हो जा रहा है। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब है कि हमारे पास जो है अगर ऊर्जा ज्यादा है तो क्या है, वेवलेंथ क्या है, कम है।
वेवलेंथ कम है। लेकिन इस कम वेवलेंथ में कौन सी सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य की होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा है। तो कह रहा है प्रकाश विकिरण की वह या विकिरण की वह ऊर्जा, प्रकाश विकिरण की वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसकी वजह से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलें उसे क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे क्या कह रहे हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे क्या कह रहे हैं बाबू, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या तो कह दें या वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, लेकिन किसकी, प्रकाश विकिरण को अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसकी ना करके बल्कि करें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर सके, उसे क्या कहते हैं, देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, उसके बाद ये फिगर बना रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि वह मैक्सिमम जो वेवलेंथ है विकिरण की कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो कह रहा है कि कितना मैक्सिमम, अब हमारे पास था कि हमारे पास 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है ना। सबसे मिनिमम कितना होता है, 33 नंबर। पास होने के लिए सबसे मिनिमम 33 नंबर, यानी थर्ड डिवीजन के लिए इतना, और फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको चाहिए 60 नंबर। किसके लिए, फर्स्ट डिवीजन। तो कह रहे कितना मैक्सिमम हो जाए ताकि हम फर्स्ट डिग्री पास हो जाए, तो कितना नंबर चाहिए, 60 नंबर। उस हाईएस्ट में कितना चाहिए, 60 नंबर चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम अगर 60 नंबर हमें मिल जा रहा है तो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे इंटर में। तो कह रहा है वही कि 60 नंबर जो मैक्सिमम मिल रहा है, तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ प्रकाश विकिरण की है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके बाहर निकल रहा है, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये है देहली तरंग दैर्ध्य है, यानी थ्रेशोल्ड और वेवलेंथ है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है कि वो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है प्रकाश विकिरण की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके धातु के पृष्ठ से बाहर जा रहा है, वही क्या कहला रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहला रहा है। तो कहा इन्होंने कि चलिए अब इसमें देखते हैं कि आइंस्टीन भाई साहब ने क्या इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन को भी देखते हैं, क्योंकि पूछा जाता है आइंस्टीन इक्वेशन लिखिए। आइंस्टीन इक्वेशन लिखना है तो हम देखते हैं, चले। तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट होने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम कह रहा है कि मैक्सिमम जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, अधिकतम उसके लिए क्या होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, हो गया हो तो आगे चलें, चले बाबू, आ जाओ चलते हैं, आ जाओ। तो कह रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन इमिशन, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए हमेशा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ई क्या है, विकिरण की ऊर्जा है, तो इसको हम लिखते हैं, इसका मतलब हम इसको इस तरह भी लिख रहे हैं, एचसी बाई लेमडा, एचसी बाई लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहां से हम लिख सकते हैं एचसी बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सी, और अगर हम देखें तो लेमडा इक्वल टू कितना होगा, एचसी बाई 5। तो जो यही एचसी बाई 5 अगर हम इसको हटा दें तो कह रहा है 5 इक्वल टू, अगर हम देखें तो लेमडा नॉट, इसको हम कह दें लेमडा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसी बटा 5। तो जो एचसी बटा 5 आ रहा है
या आप कह सकते हैं इसको इसी तरह रहने दो। इन्होंने कहा कि जो फाई आ रहा है हम इसको लिख सकते हैं, इसी को इन्होंने कहा कि चलो भैया हम इसको क्या मान रहे हैं, लैम्डा नॉट मान के चल रहे हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि ये जो फाई इक्वल टू है, इसको हम अगर 80 बटे लैम्डा नॉट मान लें तो यही क्या है हमारा लैम्डा नॉट जो है मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ है। तो आप वैल्यू रखिए, देखिए ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू नहीं के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी जो होगी वो कितनी होती है, ई माइनस फाइव होती है। तो ई की जगह पर हमने रखा 80 बाई लेमडा, माइनस फाइव की जगह पर हम रखेंगे 80 बाई लेमडा नॉट, क्योंकि 80 बाई लेमडा जो हमारे पास आ रहा है, यानी कि इसी को हम बोल रहे हैं 80 बटे फाइव, और इसी को हम क्या करें लेमडा नॉट कह रहे हैं। तो इसका मतलब है जो 80 बटे लेमडा था हमारा, उसको हम कह रहे हैं 80 बाई लेमडा नॉट। इसी फाइव को हम कह रहे हैं भाई हमारे पास जो फाइव इक्वल टू 80 बाई लेमडा आया, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, लेमडा नॉट। इसको नहीं मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं लेमडा नॉट। यानी कि हमारे पास जो आ रहा है क्या है, एच सी बटे लेमडा, यानी वन बाई लेमडा की उन्होंने क्या कहा कि चलो वन बाई लेमडा को हम क्या मान ले रहे हैं, लेमडा नॉट। वन बाई लेमडा की उन्होंने कहा कि चलिए हम इसको क्या मान ले रहे हैं, वन बाई लेमडा नॉट मान रहे हैं। तो वन बाई लेमडा की जगह हमने वन बाई लेमडा नॉट रख दिया, तो आगे हमारे पास एच सी बाई लेमडा नॉट। तो ये क्या था, के मैक्स। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, कि मैक्स बराबर हमारे पास आ गया एच सी कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट। ये भी एक इक्वेशन आ गया, किसका समीकरण है, आइंस्टीन का समीकरण। किसका है, आइंस्टीन का समीकरण। किसका समीकरण है बाबू, आइंस्टीन का समीकरण। अब देखिए, अब अगर इसमें एक ग्राफ खींचा जाए, इसको हटा दें, इसमें एक ग्राफ खींचा जाए तो देखिए क्या निकल रहा है हमारे पास, ये के मैक्स है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो आपकी मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा, और ये क्या है, वन बाई लेमडा नॉट के बीच में कर रहा है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ आता, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो क्या प्राप्त हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब हमें एक ग्राफ प्राप्त होगा, ये स्लोप होगा, ये स्लोप एच की बात कर रहा है। इसका मतलब ये जो बिंदु मिल रहा है हमें, कितना मिल रहा है, एच सी बाई लेमडा नॉट, माइनस में आ रहा है, इसलिए माइनस में जा रहा है। तो दहली तरंग दैर्ध्य क्या थी, हमने पढ़ा कि दहली तरंग दैर्ध्य, दहली आवृत्ति, वर्क फंक्शन, ये सारे चीज हमने पढ़ लिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, वह न्यूनतम जो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर जा रहा था धातु के पृष्ठ से, उसे हमने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कहा, हमने कहा कि वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य प्रकाश विकिरण की जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला जा रहा है धातु के पृष्ठ से, उसे हमने क्या कहा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और तीसरा चीज हमने क्या पढ़ा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या थी। स्टॉपिंग पोटेंशियल वह ऋणात्मक विभव थी जो बढ़ाने पर क्या कर रही थी, डिस्चार्ज ट्यूब जो था उसमें करंट क्या कर रहा था, फ्लो एकदम जिसको उसका था एकदम मिनिमम कर दे रहा था, मतलब उसको शून्य कर दे रहा था। जिस टाइम शून्य हो गया उसी टाइम उस पोटेंशियल को हमने क्या कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से ही इसमें क्या अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही आना बंद कर देते हैं, मतलब करंट जो फ्लो हो रही थी एकदम शून्य हो गई, उसी को हमने क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा। तो ये सारी चीजें हमने 2 वीडियो में कवर करी कि भाई हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह से प्रकाश वैद्युत प्रभाव डाल रहा है, उसके बारे में हम, ये सेंसर वगैरह जो होते हैं इसी पर डिपेंड करते हैं बाबू, इसी पे आधारित होते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ऊपर जो सेंसर वगैरह हमारे काम करते हैं। तो हमने पढ़ा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, कार्य फलन क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, यानी कट ऑफ पोटेंशियल क्या है, यानी निरोधी विभव क्या है। फिर हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी दहली आवृत्ति क्या है। फिर हमने पढ़ा कि भैया हमारे पास दहली तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। तो टोटल इस चैप्टर में हमने पूरा कण प्रकृति मानकर, यानी फोटॉन के आधार पर हमने पूरा प्रकाश वैद्युत का प्रभाव पढ़ा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपका एक भी नंबर छूटने नहीं वाला है बाबू। केवल आपको करना क्या है, मेरी एनर्जी बढ़ाने के लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और सबसे बड़ी चीज सब्सक्राइब तो जरूर करना है। आप धड़ धड़ बेल आइकन को दबाइए और सब्सक्राइब मारिए। ओके, थैंक यू।